नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे, वो डिबेट शो जो ब्रेक लेस लगातार चलता है 40 मिनट तक। आगे बढ़ूं और आज हम बात करें एक बार फिर मोदी पनिशेस पाकिस्तान की। इस टॉपिक पर डिस्कशन पे आए उसके पहले एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है जो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे। एक्सक्लूसिव जानकारी है, बड़ी खबर है IBN 7 के पास। पाकिस्तानी सेना जो कि हिंदुस्तान से सीधे लड़ाई करने का मादा नहीं रखती है, अब खबर ये आ रही है कि वो अपने छोटे परमाणु हथियारों को आतंकियों को देने की फिराक में है। मेरे पास मेरे सहयोगी नीतीश कुमार के जरिए जानकारी पहुंची है जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि जिसके मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने, उनको लगता है कि अगर वो अपने पश्चिमी के इलाके से पूरब की ओर यानी अफगानिस्तान से हिंदुस्तान की ओर सेना को मूव करेंगे तो उधर बवाल मच सकता है, उधर कोहराम मच सकता है। इसलिए अब ये तय हुआ है हिंदुस्तानी सीमा से सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ के तमाम आतंकी संगठन जिसमें लश्कर हो गया, जैश हो गया, ये लोग तमाम उन परमाणु हथियारों को पा सकते हैं जो पाकिस्तानी फौज के पास हैं। तो पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक से इस हद तक घबराया हुआ है कि सीधी लड़ाई करने की बजाय आतंकियों के हाथ में परमाणु हथियार देकर, छोटे परमाणु हथियार देकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी। एक छोटा सा मैं रिएक्शन लूंगा, मेरे सहयोगी नीतीश कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके पहले कि मैं डिबेट की ओर आगे जाऊं, नीतीश क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। नीतीश क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आप पाकिस्तान जो है सर्जिकल स्ट्राइक से पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और वहाँ की जो आर्मी है पूरी तरह से ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रही है। और इस बौखलाहट में जो एजेंसियों के पास जो इंटरसेप्ट आए हैं उससे कहीं ये पता चल रहा है कि बौखलाहट में वो कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है आतंकवादियों के हाथ ना सौंप दें भारत में अटैक करने के लिए। ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है कम दायरे का और जो लिमिटेड डैमेज करता है, तो ये इसकी पूरी संभावना जो है ये आशंका जता रहे हैं जो इंडिया की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं। बिल्कुल, यानी बहुत बड़ी खबर हो सकती है अगर ये परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग जाते हैं। शुक्रिया नीतीश। तो वाकई में ये साबित होगा कि पाकिस्तानी सेना और ये आतंकी मिलकर एक साथ हिंदुस्तान की सेना का मुकाबला करना चाहते हैं। आगे बढ़े उसके पहले एक और चीज मैं आपको सुनवाना चाहूंगा, ये सुनना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस बात की जानकारी अभी नीतीश ने दी कि पाकिस्तानी आर्मी के जरिए परमाणु हथियार मिल सकते हैं आतंकियों को, लश्कर को, जैश को, वही आशंका अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति की रेस में आगे चल रहे हिलरी क्लिंटन ने भी जताई है। उनका एक बयान सामने आया है मिस क्लिंटन का, जिसमें वो कहती हैं कि उनको इस बात की पूरी आशंका है कि जिहादी पाकिस्तान में कू कर देंगे, जिहादी पाकिस्तान की सत्ता को अपने कब्जे में ले लेंगे, तख्ता पलट ले लेंगे और तमाम वो महत्वपूर्ण चीजें उनके हाथों में जा सकती हैं जिससे इस पूरे इलाके में, सब कॉन्टिनेंट में मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। क्या कहा हिलरी क्लिंटन ने, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। हमें आशंका है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है और जिहादी सरकार पर कब्जा जमा सकते हैं। वो परमाणु हथियारों को हासिल कर सकते हैं और आपको आत्मघाती परमाणु हमलावरों से जूझना पड़ेगा। ये सर्वाधिक चुनौतियों वाले कल्पनीय घटनाक्रमों में से एक है। कुल मिलाकर परिस्थितियां परमाणु लड़ाई की ओर आगे जाती हुई, वो भी आतंकियों के जरिए। यानी पाकिस्तानी सेना, राहिल शरीफ की सेना में वो मादा नहीं है कि खुलकर आमने सामने की लड़ाई लड़ सकी, क्योंकि जानते हैं बीती तीनों लड़ाइयों में मुंह के खा के लौटी है पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान से। कि क्या पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा बन रहा है जैसा कि हिलरी क्लिंटन जता रही है? क्या भारत की नीति पाकिस्तान को लेकर सही चल रही है? क्या पीएम मोदी राहिल और नवाज की इस जोड़ी की मंशा को दुनिया के सामने बेनकाब करने में इस सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए कामयाब रहे हैं? इन सवालों पर बड़ी बहस, बड़ा पैनल मेरे साथ और खास मेहमान तारिक फतेह साहब आज हमारे साथ यहां स्टूडियो में होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कामयाब रहे हैं राहिल शरीफ और नवाज शरीफ की जोड़ी को बेनकाब करने में। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। औकात में आया पाकिस्तान।
भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करेंगे। पाकिस्तान अपने विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए शांति चाहता है। अगर हमारे पे फायर किया गया तो उसका मुनासिब जवाब जरूर दिया जाएगा। सुबह आपको वाइस प्रेसिडेंट अफगानिस्तान का सुना के चले जाता है, दोपहर में फिर हिंदुस्तान आप पर सैल्वो मारता है, शाम को अमेरिका अलग। नहीं, अब देखें क्या क्या हो रहा है, फिर भी आप बैठ के हंस रहे हैं, तो बड़ी अफसोस की बात। इंशाल्लाह एक भरपूर तरीके से वो जवाब दूंगा जो अब तक नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे सका। भारत के 25 जांबाज कमांडो ने गुलाम कश्मीर में घुसकर 42 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान को अब तक इस सच्चाई पर यकीन नहीं हो रहा कि भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। नवाज को शांति की याद सताने लगी तो सेना प्रमुख राहिल सीमाओं की रक्षा की कस्में खा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां पानी पी पी कर नवाज को कोस रही हैं। ये रणनीतिक मोर्चे पर पीएम मोदी की बड़ी जीत है, जहां नवाज और राहिल की जोड़ी को जवाब तक नहीं सूझ रहा। वो ये तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय सेना ने उनके कब्जे वाले इलाके में घुसकर उन्हीं के आस्तीन के सांपों को मार डाला। अब देखिए पीएम मोदी का कूटनीतिक मोर्चा, जहां पाकिस्तान को हर देश आईना दिखा रहा है। सुनिए अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या नसीहत दी। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी घोषित किए गए लश्कर ए तैयबा एवं जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से निपटे। अमेरिका क्षेत्र में सीमा पार से आतंकवाद के खतरे को लेकर चिंतित है। अमेरिका पूरी उम्मीद करता है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सूचीबद्ध आतंकवादियों एवं आतंकवादी संगठनों से निपटने एवं उन्हें अवैध घोषित करने के लिए प्रभावशाली कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को ये नसीहत सिर्फ अमेरिका से ही नहीं मिली। अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने पीओके में भारत के कदम को आत्मरक्षा का कदम बताते हुए पाकिस्तान को अपने इलाके को आतंक के अड्डे में तब्दील न करने की नसीहत दी। तो श्रीलंका ने भी ये कहते हुए सार्क में आने से इनकार कर दिया कि इलाके में आतंकवाद उसके लिए भी चिंता का विषय है। यहाँ तक कि चीन ने भी पाकिस्तान को खाली हाथ कर दिया। चीन का कहना है कि ये मामला दोनों मुल्कों का है, लिहाजा वो आपस में ही बैठकर सुलझा ले। जाहिर है पाकिस्तान अब पूरे इलाके में अलग थलग पड़ गया है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी ने नवाज और राहिल को हर मोर्चे पर मात दी है? और एक बार फिर हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल मैं आपको दोहराता हूं कि क्या पीएम मोदी ने नवाज शरीफ और राहिल शरीफ को हर मोर्चे पर मात दी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखें और 51818 पर अपने जवाब SMS करें। आज का हैशटैग वही है, कल की तरह मोदी पनिशेस पाक, और हैशटैग HTP के जरिए अपनी राय भी और सवाल भी हमको भेजिए। शो के दौरान हम उसको भी जरूर शुमार करेंगे। मेहमानों का परिचय, जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक फतेह साहब तो स्टूडियो में है ही, पाकिस्तानी मूल के लेखक, इन दिनों हिंदुस्तान में है, हमारे साथ स्टूडियो में है। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जनरल GD बख्शी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, जो कि बहुत खास रोल निभा रहे थे करगिल लड़ाई के वक्त भी। पाकिस्तान के मुस्लिम लीग पार्टी के नुमाइंदे भी हैं, परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और साथ में मेरे पास इफ्तिकार शिराजी साहब भी जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से, वहाँ के मशहूर जर्नलिस्ट। शुरुआत लेकिन मैं तारिक फतेह साहब आपसे करना चाहूँगा। 2 खबरें आई। पहली, हिलरी क्लिंटन का स्पीच आता है जहां वो ये कहती हैं उनको इस बात का डर है कि न्यूक्स जो है वो हाथ लग सकते हैं टेररिस्ट के, वहां पर जिहादी कू कर सकते हैं। और हिलरी क्लिंटन कोई सिर्फ प्रत्याशी भर नहीं है, शी इज फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। देखें, अब ये हिलरी क्लिंटन को समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट आर्मी, इट्स अ टेररिस्ट कंट्री, सो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस कि वो दहशत गर्दों के हाथ में एटमी हथियार हैं या पाकिस्तान आर्मी के हैं या LET के हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट एंड नर्चरिंग ऑफ टेररिज्म। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कहना है कि ये जो टेक्टिकल न्यूक्स हैं ये इन लोगों के हाथ में दे दिए, दैट मे बी अ बिट फार फेच्ड, लेकिन को फ़र्क पड़ता है
कि एक पाकिस्तान आर्मी का फॉर्म जो जनरल है वो नसरुमिन अलाय फतुन करीब कह के काफिरों के अगेंस्ट ललकारता है और डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हम आप पे बम मारेंगे, तो क्लिंटन कहे या ना कहे उससे क्या, जब डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का थ्रेटन कर सकता है तो एलईटी को देने की क्या जरूरत है, वो तो डायरेक्ट वही फौज यूज करेगा। और टैक्टिकल न्यूक्स का मतलब यह है कि पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन इट्स ओन टेरिटरी। पूरी कोल्ड वॉर में ना सोवियत यूनियन ना यूनाइटेड स्टेट्स ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए। ये सुसाइडल नेचर ऑफ सोसाइटी है कि वो कहते हैं मरने का क्या, हम भी मर जाएंगे, दूसरे को मारेंगे, हम तो जन्नत वैसे ही जाएंगे शहीद होके। तो उस डेथ कल्ट कल्चर क्रिएट करने का नतीजा है। सो क्लिंटन को तो छोड़ें, उसने खुद आम किया है। क्लिंटन ओबामा ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते रहते हैं। क्लिंटन की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थी, शी वाज कॉट सेंडिंग मटेरियल टू द पाकिस्तान। सो क्लिंटन को तो जाने दीजिए, उससे बेहतर हमें खुद पता है कि क्या हो रहा है वहां पे। राशिद साहब, कुरैशी साहब को लेकर आना चाहूंगा इस डिबेट में। जनरल कुरैशी, आपको जरा सा भी सरप्राइज लगता है जब हिलरी क्लिंटन ये कहती है कि वहां पर जिहादी कू कर लेंगे, पाकिस्तान डेंजरस कंट्री बनता जा रहा है? परेशान होते हैं आप लोग कि नहीं होते हैं? फ्रैंकली मैंने खुद तो नहीं सुना है, आप मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन हाँ जी मैं सरप्राइज ज़रूर हूँ, क्योंकि अगर हिलरी क्लिंटन ने ऐसी बात की है तो मुझे हैरत होती है उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज पे। अगर उन्होंने ये बात की है और ये कहना कि जी पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी शख्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा इस्तेमाल करने के लिए, ये इतनी रिडिकुलस बात है। तारिक फतेह अभी आपकी, ऑल्दो काफ़ी चीज़ों पे मेरा इख्तलाफ है इनसे, लेकिन ये उन्होंने भी कहा कि ये ज़रा फार फेच्ड है। फार फेच्ड क्या, एक इम्पॉसिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ऐसी बात कोई सोच सकता है अगर अपने होश हवास में हो। कुरैशी साहब, ये बात इसलिए भी उठती मुझे है, ये लगता है, मुझे ये लगता है कुरैशी साहब कि नवाज शरीफ, राहिल शरीफ तो ये कह रहे हैं कि हमको टेस्ट मत करिए, हम युद्ध नहीं चाहते, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन हाफिज सईद अपनी ट्विटर हैंडल पे जाकर भारत को धमकियां दे रहा है। वो कह रहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है ये दिखाएंगे, हम बदला लेंगे। वो मान रहा है, वो उसने बाकायदा प्रेयर रखी वहां पर, उसने कहा कि हमारे फौजी जो मारेगा उसके लिए मैं प्रेयर रख रहा हूं। आप लोग तो मान ही नहीं रहे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है ऑफिशियली। तो ये डिफरेंस भी तो है। हाफिज सईद कह रहा है कि हम बदला लेंगे, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है कि नहीं, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, हमको हल्के में मत लीजिए, हम बदला लेना जानते हैं लेकिन हम अभी शांति चाहते हैं। तो ये राहिल शरीफ की आर्मी चला रहा है आपकी, या हाफिज सईद चला रहे हैं आपकी आर्मी? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ना कि हाफिज सईद चला रहा है कि राहिल शरीफ मैं पूछ रहा हूं आपसे। राहिल शरीफ ने नहीं, तो ये कोई पूछने की बात है? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये ऐसी कोई बात नहीं कही। हाफिज सईद ने अगर ये कहा है, अगेन मैं आपकी ज़बानी ही ये सुन रहा हूं, मगर अगर हाफिज सईद ने ये कहा है तो बात सुनिए, नहीं बात सुनिए, तो आप इतना परेशान या इतना बुखलाहट के हालत में क्यों आ गए हैं? मुझे ये लगता है कि जो कुछ इंडिया ने किया, अनफॉर्चुनेट अगर किया है, यहां जो हमें खबर है वो तो एक्सेप्ट फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर करना, जो पहले नहीं होता था काफी अरसे से, मुशर्रफ साहब के जमाने के बाद एक सीज फायर हो गई हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको वायलेट आपने किया है। आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने कोई ऐसी बात की है जिसमें आपके फौजी आज़ाद कश्मीर में आए हैं और उन्होंने कोई एक्शन किया है, तो उसका पाकिस्तान जवाब देगा, फुल स्टॉप। अब इसमें आप कितनी तसल्ली आपको होती है, मुझे ये यकीन है जनरल जीडी बख्शी एक रिस्पांस होगी। ठीक है, जनरल की बात का जवाब जनरल देंगे। जनरल जीडी बख्शी, पाकिस्तान जवाब देगा, कैसे जवाब देगा? ऐसे ही न्यूक्स को टेररिस्ट के हवाले करके?
जिसका डर दुनिया भर को है, अमेरिका से लेके और बांग्लादेश तक? देखिए एक चीज सबसे पहले तो आप मैं ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं जी, प्लीज, देयर आर टू सेपरेट टॉपिक्स। थियोरेटिकली और हिलरी क्लिंटन ने भी कहा है थियोरेटिकली, सो दीज आर टू सेपरेट इश्यूज, लेट मी टेक देम वन बाय वन प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज के दिन पाकिस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो दुनिया का पाकिस्तान के अंदर है, पहला फैक्ट, और जनरल कुरैशी बिल्कुल मेरे साथ सहमत होंगे। नंबर 2 फैक्ट कि पाकिस्तान में कोई 2000 जिहादी तंजीमें हैं, आधी पाकिस्तान के कंट्रोल में, आधी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। तो थियोरेटिकली पाकिस्तान इज द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट जहां से एक न्यूक्लियर वेपन फौज से लीक आउट होके नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ पड़ सकता है। स्टेट एक्टर्स रैशनल हैं। पाकिस्तान के जर्नल, माफ कीजिए जनरल साहब, बुरा नहीं, गुस्ताखी माफ, लेकिन अगर वो जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जिनकी मर्सिडीज कार है, जिनकी फैमिलीज हैं, वो नहीं न्यूक्लियर राख बनना चाहते, वो बिल्कुल रैशनल डिसीजंस लेंगे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। लेकिन अगर ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के, वो लश्कर तोयबा, जैशे मोहम्मद, IS के हाथ पड़ते हैं, तो फिर थियोरेटिकली वो हालात पैदा होती है जो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है, न्यूक्लियर वेपन्स इन द हैंड ऑफ इरेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, ये एक अलग थियोरेटिकल डिस्कशन है। अब इसको प्लीज मत जोड़िए जो हुआ है वहां पे, है यहां कोई फड़फड़ा नहीं रहा कि क्या कर लेंगे राहिल शरीफ साहब और क्या कर लेंगे हाफिज सईद मियां और क्या कर लेंगे कोई दूसरे तीसरे। देखिए जो कर लेंगे हम संभाल लेंगे, लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमको पूरा पता है, हमने सारा वॉर गेम किया हुआ है, हम जानते हैं। लेकिन मैं जनरल कुरैशी से थोड़ा एक एज वन सोल्जर टू अनदर, जनरल कुरैशी याद रखें, जब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन जेरोनिमो अमेरिका ने अबाटाबाद में किया था, उसके बाद आप भी गवाह हैं, जब आपके आर्मी चीफ आपके ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहे थे रावलपिंडी में और लाहौर में, तो उनके खिलाफ तकरीबन नारेबाजी हो गई थी, बहुत गुस्से में थे आपकी पूरी फौज की, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। मैं नहीं समझता इस बैकड्रॉप को मद्देनजर रखते हुए आपकी फौज कभी कबूल करेगी कि ये हो चुका है, विच इज अ फैक्ट। नंबर 2, इसके अलावा हमने जो हाफिज सईद ने बयान दिए हैं जी, और हाफिज सईद इज अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, अमेरिका ने उसके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड रखा हुआ है। एक्चुअली पाकिस्तान को एज अ स्टेट बिल्कुल अलाउ नहीं करने देना चाहिए ऐसे बंदे को इस प्रकार के भड़काऊ और डेंजरस भाषण देने के। ये अपने आप में यू आर इन वायलेशन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267। लेकिन हम बड़े ध्यान से नहीं, एक मिनट साहब, नहीं एक मिनट, जस्ट हाफ अ सेकंड मोर। मैं आपको कह रहा हूं कि बड़े ध्यान से हमने इसकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी करी, तिल मिलाया हुआ हाफिज सईद बोल रहा था। आप जरा वो टेप प्ले करके देखें, ये तिल मिलाहट उसी की होती है जिसके बंदे मारे गए हो। ये जरा देखिए, आप देखना चाहते हैं, शुरू आराम से करता है, झूठ बोलता, वो मत सुनिए जो बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज देखिए, तिल मिलाए हुए बंदे की है जिसके बंदे मारे जा चुके हैं। ठीक है जनरल साहब, आपने जो बात कही कि UN के रेजोल्यूशन का एडमिट करना चाहते हैं कि नहीं वायलेशन है, मैं उसी से मैं संबित में आऊंगा आपके पास, एक बार इफ्तिखार शराजी के पास जाऊंगा। इफ्तिखार शराजी साहब, आप तो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के लोगों के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है कि नहीं है कि हमने दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्टों को खुलेआम खुला छोड़ा हुआ है, पाला हुआ है, पनाह दी हुई है। हाफिज सईद जैसे लोग, मसूद अजहर जैसे लोग खुलेआम, सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग खुलेआम घूमते दिखते हैं। क्या पाकिस्तान के आवाम प्रेशर नहीं क्रिएट करती अपनी हुकूमत पर कि इनको पकड़ो, इनको जेलों में डालो, इनको अमेरिका के, हिंदुस्तान के हवाले करो? पहले तो ये कि जनरल बख्शी जितना टाइम मुझे मिल जाएगा तो मैं बात शुरू कर लूँ, वरना मैं आपका शो सुन रहा हूँ तो मैं सुनता रहूंगा, बेहतर है कि तो मैं बात ना करूँ। आपको सवाल का जवाब नहीं देना है? सीधा सवाल मैंने पूछा आपसे। मैं देना चाहता हूँ, बिल्कुल देना चाहता हूँ।
देखें, इस तरह के एलिमेंट्स हर माशरे में होते हैं। आज अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी टेंशन चल रही है, तो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसे एलिमेंट्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, बल्कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान के फनकारों को थ्रेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान के जो एलिमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं शराजी साहब, क्या वो दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मोस्ट वांटेड है? क्या यूनाइटेड नेशंस ने उन पे 10 बिलियन का इनाम रखा हुआ है? बताइए मुझे। मोस्ट वांटेड होने के हवाले से हमेशा दुनिया ने डिस्क्रिमिनेशन की है। अरे वाह, किया है। अगर पाकिस्तान, अरे वाह, मेरी बात, आप हाफिज सईद का बचाव कर रहे हैं। मेरा आर्गुमेंट तो होने देना, आप आर्गुमेंट ही नहीं होने देते थे। बात तो काटे तो नहीं ना। पाकिस्तान अगर देखें आज किस हिसाब से आप साबित करते हैं कि हाफिज सईद दुनिया का सबसे बड़ा संत है। बोलिए, आप बोलिए, 30 सेकंड आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भले दुनिया ने उसको करार दिया हो, लेकिन आप उसको पाकिस्तान का स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव तो करार ना देना। वो पाकिस्तान का तर्जुमान नहीं है। पाकिस्तान का तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो फिर आप उसको सीरियस लेना। हाफिज सईद जो कुछ कहता है फिर आप उसको तो सीरियस ना लेना। नहीं, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे आप? इंडिया से कुछ कहते हैं, संबित पात्रा, हम तो ये नहीं कहते कि हुकूमत संबित पात्रा, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन संबित बेचैन है बोलने। संबित, योर टर्न। आपने एक बार भी नहीं बोला। संबित, शांत हो जाए। देखिए, मैं 2 दिन से इस विषय पे, कल से जब से ये पूरी खबर आई है, उससे पहले भी, उरी के हमले के बाद भी, 1 सेकंड सुन लीजिए इफ्तिकार साहब, सुन लीजिए। देखिए, हम लोग लगातार इस विषय पे डिबेट कर रहे हैं। एक बात बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि देयर इज अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन। हाँ, सुनिए तो हाँ, तो सुनिए ना सर, ऐसे बीच में फायरिंग मत करिए। देखिए, एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में और पाकिस्तान के पैनलिस्ट में बिल्कुल बराबर रूप में सब में सेंस ऑफ कंफ्यूजन है। अभी मैं इफ्तिकार साहब को सुन रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि हाफिज सईद को निगले या उगले, वो हाफिज सईद को बचाएं या ना बचाएं। ठीक पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब वो पाकिस्तान के अलग अलग तंजीमें, चाहे उनकी हुकूमत हो चाहे हुकूमत से बाहर की तंजीमें हो, वो समझ नहीं पा रही हैं कि ये एक्सेप्ट करे या ना करे। कोई कहता है कुछ भी नहीं, एक शरीफ कहते कुछ नहीं हुआ, दूसरा शरीफ कंडेम कर देते हैं। वहां डिफेंस मिनिस्टर के बयान को आप देखिए कंफ्यूजन कहां होता है। जहां आप गलती करते हैं, जहां आप गलत लोगों को पनाह देते हैं, जहां आप आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करते हैं, वहां आप आंख मिचौली खेलते हैं और वहां कंफ्यूजन और उलझन होता है। इंडिया में कभी कंफ्यूजन है? इंडिया में देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि आप हमारे जनता को मारेंगे, बहुत हो गया। हमने बहुत वर्षों तक आपसे हाथ बढ़ाई कि चलो दोस्ती कर लो, बात करके हम सब कुछ संभाल लेंगे, बात करके हम आतंकवाद को खत्म करने की आपसे गुजारिश करेंगे, मगर आपने बार बार पीठ छुरे पर भोंका तो उसका नतीजा आपको कल मिला है। हमारे यहाँ क्लैरिटी है, आपके यहाँ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन के साथ साथ जो इररेस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए अभी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सुमित जी आपने पूछा। देखिए, AQ खान का जो इनके न्यूक्लियर फादर हैं, AQ खान के साथ जो नेटवर्क ऑफ स्मगलिंग न्यूक्लियर आर्म्स का जो पूरा जत्था जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में, दैट स्टोरी इज वेल नोन अक्रॉस द ग्लोब। बच्चा जो न्यूक्लियर वेपन के बारे में जानता है, जो रिसर्च स्कॉलर्स जानते हैं, वो खान साहब ने किस प्रकार स्मगलिंग किया है उस विषय में भी जानते हैं। तो एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेट है। आपने पूरे विश्व में कहीं सुना है किसी भी रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर आर्सेनल पोजेस करने वाले स्टेट के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अच्छा तुम ऐसा करोगे तो मैं न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दूंगा? अरे न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है, दिवाली का फटाका रखा हुआ है। तो आपके पास तो कंफ्यूजन और इररेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यू आर अल्टीमेटली, और जिस राष्ट्र में कंफ्यूजन, इररेस्पॉन्सिबिलिटी और टेररिस्ट तीन होते हैं, उस राष्ट्र को रोग नेशन कहते हैं। इस वक्त और आपको रोग नेशन, इस वक्त में पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में बात कर रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ भारत सरकार के साथ पीछे खड़ी है। इंडियन गवर्नमेंट की एक एक एक्शन को, इंडियन आर्मी की एक एक एक्शन को बैक कर रही है। जनरल कुरैशी, पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। हम लोग बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। आपके अपने पैनलिस्ट, बड़े बड़े लोग बैठकर आपकी आर्मी पर, आपके प्राइम मिनिस्टर पर, आपके तमाम एस्टेब्लिशमेंट्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शरीर रहमान, इमरान खान, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पैनलिस्ट, मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं नाम ले सकता हूं तमाम लोगों के। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है,
अगर संबित पात्रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कंफ्यूजन है तो गलत थोड़ी है। आज जब मैं आप बात कर रहे हैं कुरैशी साहब, इमरान खान बड़ी रैली निकाल रहे हैं और वो नवाज शरीफ साहब के तमाम उनके कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी तारीफ में। देखिए, पहली बात तो जो बात कर रहे थे शिराजी साहब, इफ्तिखार साहब, उनकी बात आपने कंप्लीट नहीं होने दी और फिर उसको एक ट्विस्ट दे दिया। मैं वो सिर्फ जो बात कह रहे थे उसमें से एक ये थी कि आपके किसी लीडर ने कहा कि नवाज शरीफ की गर्दन काट के कोई हमारे पास ले आएगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। किसी ने पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन शो किया? क्योंकि ये नॉनसेंसिकल स्टूपिड आदमी जिसने ये कह दिया, उसको भारत ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये आप जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब आपके पास होता नहीं है। ठीक है, और मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। हाफिज सईद तो दुनिया का वांटेड है, यूनाइटेड नेशंस का वांटेड है। आप हिंदुस्तान से तो आप सुनेंगे नहीं, आप कम से कम नहीं, दुनिया की सुन लीजिए। वो कौन शख्स था जिसने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान में कह देता कि नरेंद्र मोदी की गर्दन काट के इधर ला दें तो 1 करोड़ रुपया उसको मिल जाएगा। ये तो केस चला जाना था, भारत लेके चला जाता यूनाइटेड नेशन में। ओ जी देखें क्या कर दिया, ओ ये तो आतंकवादी हैं, ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये आप करते हैं। पुराने फौजी हैं, इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है। नहीं, ये थोड़ा मैं आना चाहूंगा इसमें। कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं मैं इस पे भी बात। आप हाफिज सईद को डिफेंड करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे टॉप लीडर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाफिज सईद वांटेड है, हाफिज सईद को पकड़ना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो ये सर्जिकल स्ट्राइक वहां भी होने वाली है। आप तैयारी करके रखिएगा। संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। राशिद कुरैशी और संबित पात्रा ऑन द स्ट्राइक का जवाब मिलेगा आपको और आप तब अफसोस करेंगे कि ये हमने क्या किया। बड़ा मुझे तकलीफ हो रहा है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं मगर इनको बेसिक डिफरेंसेस नहीं मालूम पड़ रहा है। अरे सुनिए जनाब, सुनिए। आप हाफिज सईद और किसी सिरफरे में आप फर्क नहीं जान पा रहे हैं। कोई आदमी जुबानी बम फोड़ता है, कोई आदमी जुबान से कुछ कह देता है और कोई असली बम फोड़ता है, उसमें फर्क होता है कि नहीं? आप यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें जुबान से कह दे तो क्या आप आतंकवादी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मगर आप एक बम फोड़ के 100 लोगों को मार देंगे तो आप आतंकवादी कहलाएंगे। यही फर्क है। जिस आदमी ने किसी भी देश में नवाज शरीफ के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया हो और वो हाफिज सईद और सईद सलाउद्दीन न जाने कितनी माताओं को, कितनी पत्नियों को बेवा बनाया है, उनसे उनके बच्चों को छीना है और टीवी पर आकर उसका इकरार भी किया है। अभी चंद दिनों पहले कह रहा था बुरहान वानी ने मुझे फोन किया, मेरी बहन ने मुझे फोन किया, वो क्या है आयशा अंद्राबी, कि मैं अब शहादत प्राप्त करूंगा, तुमसे मिलने की इच्छा है, लोगों को मारूंगा। ये आतंकवाद होता है। खैर आप लोग क्या समझेंगे आतंकवाद क्या होता है? वो हिलरी क्लिंटन की बात हो रही थी ना, वही हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जो अपने घर के पिछवाड़े में, आंगन में सांप और सपोले पालेंगे, वो सांप और सपोले आपको डसेंगे। चिंता मत करिए, आप लोग भी कहां डसेंगे, सब आपको डसेंगे। शिराजी साहब नीचे घूम रहे हैं सब। जनरल बख्शी में आता हूं। शिराजी साहब, आप जर्नलिस्ट होकर भी आपको परेशानी नहीं हो रही है? फौज की दिक्कत, पॉलिटिकल लीडर्स की दिक्कत मैं समझ सकता हूं, आपको किस बात की दिक्कत है? आप एक टेररिस्ट को टेररिस्ट क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या किसी बात का खतरा है आपको? मैं कहता हूं कि टेररिस्ट जहां पे भी वो टेररिस्ट है। बुनियादी चीज ये है कि आप हर किसी से एक आंख से देखें। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है ना कि इस वक्त कश्मीर के अंदर भी लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं और आप वहां पे गन चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए आपको। हाफिज सईद टेररिस्ट है कि नहीं है? मेरी बात, इफ्तिकार शिराजी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट की नजर में हाफिज सईद टेररिस्ट है कि नहीं है? सिंपल सा सवाल, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हाँ या ना, 2 ऑप्शन है आपके पास। ये बताइए शिराजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, हाफिज सईद को टेररिस्ट मानता है कि नहीं? देखें ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर फिर आप क्या कैसे होता है? मैं कहूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में जेनोसाइड किया था मुसलमानों का, वो भी टेररिस्ट आप मानेंगे?
किसने कहा ये किसने कहा इफ्तिकार शिराजी साहब? ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसको हिंदुस्तान के आवाम ने मेजोरिटी दी है लोकसभा में, 282 सीटें दी हैं। आप शिराजी साहब आपके पास क्योंकि हाफिज सईद को बचाने के लिए पॉइंट नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैं देता हूं, सिर्फ बेतुकी बातें कर रहे हैं ये लोग। मैं दूंगा हाँ ना में जवाब, मुझे मौका दीजिए। सुनिए सुमित जी, दिस शुड नॉट गो विदाउट रिबटल। मैं इनका रिबटल देना चाहूंगा। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाया है, मैं रिबटल दूंगा। बोलिए संबित, आप बोलिए, रिबटल दीजिए। ये हाफिज सईद को बारे में अपनी डेफिनेशन नहीं दे पा रहे हैं। देखिए चीजों को सिर्फ डिरेल कर रहे हैं, आतंकवादियों को पाले हुए हैं, आतंकवादियों को डिफेंड कर रहे हैं और एक अच्छे खासे डिबेट को डिरेल कर रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। संबित पात्रा वांट टू से समथिंग। सुनिए पत्रकार महोदय, ध्यान से सुनिए, आप पत्रकार हैं और आपने डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डिबेट पे लाया। आप जानते हैं पूरे विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, दैट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड जुडिशियल सिस्टम। इस जुडिशियल सिस्टम के लोएस्ट से हाईएस्ट कोर्ट की स्क्रूटिनी, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए फ्रॉम द लोएस्ट कोर्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट स्क्रूटिनी हुआ है, मगर आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है? अभी चंद दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान हैव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन देयर डिस्पोजल। आपके अरे पत्रकार महोदय, थोड़ा तो पत्रकार की तरह बिहेव करिए, थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए आपके चीफ जस्टिस को आप तो मानते हैं, अपने चीफ जस्टिस को आप तो खुद मानते हैं ना। आपके चीफ जस्टिस ने क्या कहा है? ने आप ये बताइए, आपके चीफ जस्टिस ने क्या? आपके चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपके सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी तंजीमों को पालते हैं जो आतंकवादी हैं। तो आपकी हिम्मत कैसी हो रही है, आपकी जरूरत कैसी हो रही है? में आता हूं, तारिक फतेह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज अ ग्लोबल लीडर। आपके नवाज शरीफ की तरह आतंकवादियों के भाषण नहीं पढ़ते वो। सुन लीजिए, शिराजी साहब को दिक्कत है। आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरह हमारे प्रधानमंत्री आतंकवादियों के भाषण नहीं पढ़ते। ही इज अ ग्लोबल लीडर, माइंडेड। वो कहते हैं कि लड़ना है तो और लड़ाई लड़ते हैं, गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से। और आपके प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं जाके यूनाइटेड नेशंस में? दुनिया ने सुना, दिखाता है कि क्या डिफरेंस है। आपको इस बहस से जी सर, जी तारिक, इट इज क्वाइट एविडेंट, ये आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की डीजेनरेशन कहाँ तक हुई। बिल्कुल। इससे मुझे बड़ा दुख होता है कि आज से 25-30 साल पहले कोई पाकिस्तान का जर्नलिस्ट इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू नहीं करता, नोइंग वेरी वेल कि क्या कोर्ट ऑफ लॉ था, क्या किताबें लिखी गई हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और क्या गुजरात के मुसलमान डिस्ट्रिक्ट से। सर मेरी बात सुने, शिराजी साहब खामोश रहें। शिराजी साहब आप जब बोल रहे थे, तारिक फतेह साहब इंतजार कर रहे थे। मेरी बात सुने, लेट मी कंडक्ट दिस। शिराजी साहब, तारिक फतेह साहब आप बोलिए। देखिए शिराजी साहब को ऑडियो कम कर दिया जाए। शिराजी साहब को यह हजम हो रहा है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का 8वां बड़ा शहर है, उसके मेयर को अरेस्ट किया हुआ है, अरेस्ट करके जेल में रखा हुआ है। और शिराजी साहब की कलम मुंह से आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि ये वो लिफाफा जर्नलिस्ट हो गए हैं जो फौज के कमांड पे चलते हैं। इनको आपको आज से 30 साल पहले नौकरी नहीं मिलती पाकिस्तान में। आप लोगों ने वो जर्नलिज्म को तबाह किया है कि आप ISPR के स्पोक्सपर्सन हो गए। पाकिस्तान का एक जनरल सिर्फ ट्विटर संभालता है। आप तर्जुमान है फौज के, आप तर्जुमान है फौज के, आप सहाफी नहीं है, आप सहाफी नहीं है। ना कभी आपको सहाफत का समझ में आएगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट इज बैलेंस। मैं एक चीज और, मैं थोड़ी सी बात तारिक फतेह साहब आपकी इजाजत से अलग रहते हुए कहना चाहूंगा। मुझे तो ये भी लगता है शिराजी साहब को देखकर कि ये आर्मी के भी स्पोक्स पर्सन नहीं है, उसके भी पेरोल पे नहीं है, ये डर के मारे हैं।
ये खौफ के मारे सच को नहीं बोल पा रहे हैं, वो भी इंडियन चैनल पर। कोई नहीं है, मैं कहता हूं कि इनके ऊपर आप इतना प्रेशर है, ये एक टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलने से डर रहे हैं। जनरल बख्शी वांट टू से समथिंग। जनरल बख्शी एंड जनरल कुरैशी उसके बाद। देखिए सुमित जी ये हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब गाली गलौज पे आ गए हैं। असलियत ये है साहब, ये जनाब तिलमिलाए हुए हैं। 30 साल, आप प्लीज सुनिए, हमने बड़े 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 तहजीब से आपको सुना है, आप भी तहजीब दिखाएं जनाब। देखिए ये तिलमिलाए हुए हैं मोदी जी के बरखिलाफ कि मोदी जी ने वो किया है जो 30 साल तक भारतवर्ष ने नहीं किया। इनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पे जाके इनके टेररिस्ट कैंपों को, 7 कैंपों को उड़ाया है। वहां पे कोई 50 के करीब इनके जो वहां टेररिस्ट अफराद थे, जिहादी, उनको मार के हमारी फौज बगैर खरोच के वापस आ गई है। हजम नहीं हो रहा, तिलमिलाए हुए हैं और आज गाली देने पे आ गए हैं। आप गालियां मत दीजिए, जैसे आप अपनी चैनलों पे देखते हैं, हमने तमाशे देखे हैं पाकिस्तानी चैनलों के। आप प्लीज डिबेट करिए, आपसे बात नहीं होती। आपके जनरल कुरैशी हैं, बड़े ठहरे हुए फौजी हैं, आप उनको बात करने दीजिए। आप यहाँ आके तमाशा मत करिए, आप तमाशबीन हो गए हैं बिल्कुल। अफसोस की बात है, मैंने कोई गाली नहीं दी। आप तमाशबीन की तरह बात कर रहे हैं। महान है यहाँ एक जनरल साहब, आप उनको बात करने दीजिए। जमहूरियत है, ठीक है जनरल बख्शी, लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। बात कर रहे हैं जनरल बख्शी, लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। जनरल कुरैशी, आपने कुछ देर पहले कहा इसी प्रोग्राम में कि अगर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं तो हमारी फौज भी बदला लेगी। मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा आप, मेरे शब्द यहां वहां हो सकते हैं, लेकिन आपका मतलब शायद यही था। पर हमारे यहां तो कोई टेररिस्ट कैंप है नहीं, हमने तो किसी टेररिस्ट कैंप को बनाया नहीं रखा है अपनी बॉर्डर के अंदर की यहां पे हम सिखा रहे हैं कि जाके वहां पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा करना है। आप कहां सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और किस पे करेंगे? ये क्यों दुनिया को बरकला रहे हैं आप जनरल कुरैशी? नहीं, बरगलाक बिल्कुल नहीं रहा। अगर आप सुन सकते हैं तो ज़रूर सुन लीजिए। जो आपने अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आज़ाद कश्मीर में आके फायरिंग करके जो नुकसान जो हमें पता लगा है, अब आपकी वर्जन कुछ और है, हमें जो पता लगा है कि 2 सिपाही हमारे शहीद हुए हैं और 8 मेरा ख्याल है ज़ख्मी हुए हैं, ये हमें खबर है। अगर ये आपने किया है, मैं वो डिबेट ही नहीं करना चाहता कि किया है या नहीं किया। आप कहते हैं दो किया है, जवान शहीद हुए तो किया है ना, आप खुद ही मान रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि आप जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, अगर फायरिंग से 2 जवान शहीद हुए हैं और 8 जख्मी हुए हैं, पाकिस्तान उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। सो आप बेशक तसल्ली में रहें। मेरे ख्याल जनरल बख्शी कह रहे थे कि वो तैयार हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे और शायद तैयार रहेंगे। वो मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, अगर ये दुनिया में इस सर्जिकल स्ट्राइक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद भी दुनिया का एक भी मुल्क नहीं आया जो भारत के खिलाफ बोल रहा हो। अमेरिका, आपका दोस्त चाइना, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तमाम यूनाइटेड नेशंस, किसी ने भी इस टेररिस्ट को मारने की इंडिया की एक्टिविटी को ये नहीं कहा कि हमने आपको इंक्रोच किया है। सबने ये कहा कि अगर ये आत्मरक्षा में उठाया गया है, सेल्फ डिफेंस में उठाया गया है, टेररिस्ट को मारने के लिए किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक का नाम बता दीजिए आप जनरल कुरैशी, जिसने कहा हो कि इंडिया ने गलत किया। 22 मुल्कों के ऑफिशियल्स को बुलाकर ब्रीफ किया गया है। पहली बात तो जो आप कह रहे हैं अमेरिका ने ये कहा है, अमेरिका ने उस पे कमेंट ही नहीं किया है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। नाउ अमेरिका ने हुआ है या नहीं हुआ, मैं ये भी नहीं बात कर रहा कि अगर अमेरिका ने ये कहा, मुझे खबर नहीं है। अगर आपको किसी बात की खबर नहीं है। ये शो में तीसरी बार आप बोल रहे हैं जनरल कुरैशी, होमवर्क करके नहीं आए आप, लग रहा है मुझे। सुमित जी तरफ से मैं आपको बताऊं कि इसका अटैक किस पे होगा। जी,
सुमित जी मैं आ सकता हूं क्या? संबित जी मैं आ रहा हूं। एक सेकंड, तारिक फतेह साहब का आ रहा हूं। तारिक फतेह बोल। पाकिस्तान मिलिट्री विल नॉट अटैक इंडिया। जी जी। पाकिस्तान मिलिट्री विल गो इनटू बलूचिस्तान एंड किल अ फ्यू मोर। वहां मारेगी, वहां मारेगी। ये सिर्फ निहत्ते बंगाली या बांग्लादेशी या अहमदी या शिया या काले या नीले या पीले या पारसी या कैथोलिक या गोवन या प्रोटेस्टेंट, इनके पास कोई 17 किस्म की माइनॉरिटीज हैं जिन पे ये असली ब्रांड का इस्लाम थोपना चाहते हैं। एक तरफ अल्लाह का इस्लाम है, दूसरी तरफ मुल्ला का इस्लाम है। पाकिस्तान दुनिया में मुल्ला का इस्लाम लाना चाहता है और बलूचिस्तान इनसे लड़ रहा है अल्लाह के इस्लाम के लिए, और ये मारेंगे अपने ही लोगों को जो सिविलियन है। राइट। संबित पात्रा। देखिए, मैं बड़े ध्यान से अभी कुरैशी साहब को सुन रहा था। ये जनरल हैं और रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। ये जानते नहीं, ये दोनों चीज कह रहे हैं, अगर हुई है सर्जिकल स्ट्राइक और अगर नहीं हुई है। अरे ये अगर क्या होता है आपको पता नहीं है तो बड़े में अदब से कहूंगा फिर तो घर में बैठ के चाय पीना था, फिर यहाँ डिबेट में आके नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत बात है। और देखिए, इनके एक जनरल के बयान से मालूम पड़ रहा है कि सेंस ऑफ कंफ्यूजन कितना गहरा है पाकिस्तान में। आप सोचिए, इंडिया के हर जनरल के जवाब को देखिए और हारे हुए पाकिस्तान के जनरलों के जवाब को देखिए। उनको पता ही नहीं अभी तक कि आखिर पाकिस्तान में जो उनका खुद का मुल्क है उसमें हो क्या रहा है। आप राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के बयानों को देखिए। ये जो कैच 22 सिचुएशन पाकिस्तान का है, इसे समझने की आवश्यकता है। ये रोज शाम को जाते थे ना सरताज अजीज और नवाज शरीफ मिलके रोने के लिए यूएन में, हाय रे हमारा कश्मीर, हाय रे। ये अभी तक क्यों नहीं गए हैं? ये अभी तक इसलिए नहीं गए हैं, जाके क्या रोएंगे कि हमारे आतंकवादियों को मार दिया। जिस दिन जाके रोएंगे कि हमारे आतंकवादियों को मार दिया, ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर देंगे। देखिए, तो नवाज नहीं शरीफ कर रहे ने हैं। आधा एक्सपोज तो कर दिया। जिस दिन यूनाइटेड स्टेट्स में खड़े होकर नहीं, जिस दिन यूएन में खड़े होकर उन्होंने हाफिज सईद के स्पीच को पढ़ा और बुरहान वानी, एक आतंकवादी को जिसका कि यूएन का सैंक्शन है, उसको हीरो बता दिया, आधा एक्सपोज तो उस दिन हो गया। और ये बाकी 70-80 जितने मरे हैं आतंकवादी, उनको भी ये अपना लेंगे तो पूरे विश्व में डिक्लेयर हो जाएगा। इसलिए ये किसी को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, ये सब जानते हैं, ये सियाणे हैं, ये बिल्कुल सियाणे हैं, सब जानते हैं, बट ये कैच 22 सिचुएशन में है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो क्यों बोल रहे हैं? शांति से गाना सुनिए घर जाके। और कुछ हुआ है तो बताइए क्या हुआ है। हमको तो मुझे तो पता था कि जनरल कुरैशी ये बोलेंगे, क्योंकि करगिल के टाइम में आप सर्व कर रहे थे और करगिल के टाइम में जिन लोगों को मारा था उनकी बॉडीज को लेने नहीं आई पाकिस्तान आर्मी, उनको इंडिया ने दफन किया, उनके जनाजे हम लोग, हमारे फौजियों ने पढ़े। आप लोगों ने ओन तक नहीं किया उन डेड बॉडीज को, जिनको आप हिंदुस्तान में भेजकर हिंदुस्तान पे कब्जा, कश्मीर पर कब्जा करने की फिराक कर रहे थे। जनरल बख्शी, एक लास्ट कमेंट में आपका लूंगा, पाकिस्तान को, अरे किसको ओन करेंगे? ये किसी का ओन नहीं कर सकते हैं। जनरल जी बख्शी नहीं है, जो अपना मुल्क हिंदुस्तान का ही नहीं, अरे माटी का टुकड़ा तो हमारा है, ये हम ही को ओन नहीं कर पा रहे, किसको ओन करेंगे? अगर कुरैशी साहब ये अंदाजे में चेतावनी देते हैं कि हमारी फौज बदला लेगी, तो क्या होगा आगे, कैसे बदला लेगी? देखिए मैं जनरल कुरैशी साहब की, मैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो समझता हूं। इनकी फौज कबूल नहीं कर सकती कि हमारे कमांडो वहां जाके ऑपरेशन करके बेखरोच वापस आ गए हैं, 50 मार के आ गए हैं, नहीं तो इनके जनरल राहिल शरीफ साहब का जीना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये अगर कबूल करते हैं कि हमला हुआ तो जनाब ये अपने आप को इम्प्लीकेट करते हैं कि क्यों इनकी फौज शेल्टर दे रही थी उन टेररिस्ट को अपने लॉन्च पैड्स के अंदर, अपने पोस्टों के अंदर, अपने पोस्टों के पास। बिल्कुल, ये कबूल कभी नहीं करेंगे, इनकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन जनरल साहब, एज अ सोल्जर, वन सोल्जर टू अनदर, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। एज फार एज वी आर कंसर्न, जब तक आपके लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद जब चाहे जहां चाहे अगर वो समझते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके वार करेंगे, देन द लाइन ऑफ कंट्रोल जनरल डजंट एग्जिस्ट फॉर अस एंड यू विल गेट इट बैक। बिल्कुल जनरल बख्शी, टू अ पॉइंट जनरल बख्शी, विल हर्ट यू मोर। एवरी एस्केलेशन दैट यू डू गिव्स अस द जस्टिफिकेशन टू रेज द टेंपरेचर। मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का, वक्त की कमी है मेरे पास। जनरल बख्शी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जनरल बख्शी ने की कि इंडिया की पॉलिसी में पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। अब हम सहने वाले नहीं हैं, अब हम पलट कर मारेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार एसएमएस के जवाब बने रहिए IBN 7 के साथ।
और हम तो पूछेंगे मैं, अब वक्त है आपकी राय को दिखाने का एसएमएस के जवाबों का। हमारा आज का सवाल था कि क्या पीएम मोदी ने नवाज और राहिल को हर मोर्चे पर मात दे दी है। हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मुझे लगातार मिल रहे हैं। अभी तक जो जवाब मिले हैं उसके मुताबिक 96% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर मोर्चे यानी रणनीतिक, कूटनीतिक हर मोर्चे पर मात दे दी है। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर अब तुरंत आ रहे हैं। वहां पर भी 93% लोग कहते हैं कि हर मोर्चे पर मोदी जी ने नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की कलई खोलकर रख दी है। इस सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वक्त हो रहा है इंडिया 9 बजे का और आपके साथ होंगे इस ब्रेक के उस पार किशोर राजवानी 100 बात की एक बात को लेकर। गुड नाइट।